कोई भी रिश्ता जीवन से बड़ा नहीं होता है। एक कदम आत्मनिर्भरता की ओर। एक लंबे प्रवास के बाद मैं वापस अपने घर जा रही थी। सारे रास्ते मेरा मन 8 माह से छोड़े हुए अव्यवस्थित घर को व्यवस्थित करने में उलझा हुआ था। घर पहुंचने से पहले ही मैंने मेड सर्वेंट से संपर्क साधने का प्रयास किया, पर संपर्क न हो सका। घर पहुंचकर झाड़ू पोछा करने वाली राधिका तो मिल गई, पर बर्तन साफ करने वाली रानी ना मिल पाई। उसकी जगह मीना काम पर लग गई। तभी एक दिन रानी मिलने आई। आती ही बोली, आंटी जी, अंकल जी अब ठीक हैं ना? यहाँ से तो अंकल ठीक ठाक गए थे, फिर वहाँ जाकर क्या हो गया कि ऑपरेशन तक करवाना पड़ा। उसने बड़ी सहानुभूतिपूर्ण, तुम्हें अंकल जी के बारे में किसने बताया? मैंने उत्सुकतावश पूछा। सामने वाली वर्मा आंटी कल मार्केट में मिले थे। मैं तो बस उन्हीं का हाल चाल जानने आई हूँ, उसने बड़ी आत्मीयता से पूछा। उसने मुझसे सहानुभूतिपूर्ण आत्मीयता शब्द सुनकर आश्चर्य भी हुआ और अच्छा भी लगा। अपनी व्यस्तता दिनचर्या में से समय निकालकर मात्र कुशल क्षेप जानने के लिए आना उसके आंतरिक लगाव का प्रतीक था। अन्यथा आजकल व्यस्तताएं इतनी बढ़ गई है कि संगे संबंधी तक और औपचारिकता निभाने से कतराने लगे हैं। मन अंदर तक भीग गया। काम करोगी? मैंने पूछा। आंटी जी, मेरे पास काम बहुत है। काम ख़त्म करके वापस आते जाते दोपहर के 3 बज जाते हैं। जब तक स्कूल से बच्चे वापस आते हैं। वैसे आप अपने करवाना क्या है? उसने जानना चाहा। बर्तन साफ सफाई और कपड़े आदि के सब कामों का इंतजाम हो गया है। मैं चाहती हूँ कि सुबह रसोई में तुम घंटा भर मेरी मदद कर दिया करो। सुबह नाश्ता तुम यही कर लिया करो। कुछ देर सोचने के बाद सुबह थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ। इतना कहकर वह चली गई। 3-4 दिन बाद वह हाजिर थी। आते ही रसोई में मदद करने के अलावा घर की व्यवस्थित करने, डस्टिंग, कपड़े संभालने जैसे छोटे मोटे काम भी करने लगी। फिर एक दिन आते ही बोली, आंटी जी, कल से मैं आधा घंटा देर से आऊँगी। कारण पूछने पर बोली, स्कूल से मेरे छोटे बेटे की शिकायत आई है कि वह स्कूल देर से पहुँचता है। कल से मैं उसे तैयार करके खुद स्कूल छोड़ दिया कर फिर काम पर आऊँगी। उसके पापा के बस का कुछ भी नहीं है। शिक्षा के प्रति उसकी ललक देखकर मन खुश था। अब मैं अक्सर कॉपी, पेंसिल, पेन जैसी छोटी मोटी चीज़ें उसके बच्चों के लिए देकर अपने देने के सुख अपने अहम को संतुष्ट कर लेती थी। एक दिन मैंने बच्चों के खाने के लिए कुछ लीची दी। आंटी जी, इसे खाते कैसे हैं? उसने पूछा। अब मैं हैरान होने की बारी मेरी थी। मैं सोच रही थी कि यह भी इसी देश के वासी है, पर इनकी दुनिया ही अलग है। फिर एक बार वह 3-4 दिन लगातार नदारद थी। कारण पूछने पर बोली, मुझे बच्चे बीमार थे, उनकी दवा दारू देखभाल सब मुझे ही करना पड़ता है। इनके पापा से तो कोई उम्मीद नहीं है। कड़वे लहजे में बोली, फ़ोन तो कर सकती थी। मैंने कहा, आंटी जी, मुझे नंबर मिलाना नहीं आता है। उसने सहजता से कहा। मैंने अपना नंबर स्पीड डाल दिया। बस यह नंबर दबा दिया कर और फ़ोन स्विच ऑफ ना किया कर। तेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ था। मैंने कितनी बार फ़ोन किया था। मैंने खींच कर कहा, आंटी जी, क्या करूं? बच्चों की बीमारी में फ़ोन चार्ज करना ही भूल गई थी। वह रुआसी होकर बोले, बाहरी माँ की ममता।
अब जब भी घंटा आधा घंटा देर से आना होता है मुझे फ़ोन कर देती थी। कारण वही, कभी बच्चों की फ़ीस भरवानी है, यूनिफॉर्म लेनी है या स्कूल टीचर ने बुलाया है, आदि आदि। फिर एक दिन उसने रोते हुए फ़ोन पर कहा, मैं काम पर नहीं आ सकती हूँ। कारण पूछने पर बोली, मेरा बेटा कहीं भाग गया है। 2 दिन बाद पहुँची। बेटे के विषय में पूछने पर बोली, मैं यहाँ काम पर थी। घर पर मेरे पति ने शराब के नशे में बेटे को इतना पीटा कि वह घर से बाहर भाग गया। वह तो हमारी खुशकिस्मती ही थी कि उसकी किसी दोस्त ने उसे स्टेशन पर देख लिया और हम उसे घर ले आए। क्या नशे में वह तुम पर भी हाथ उठाता है? मैंने जानना चाहा। इतना सुनते ही उसे गुस्से में उसका चेहरा तमतमाने लगा। उसका यह रौद्र रूप देखकर मैं हैरान थी। शुरू में उसने 1-2 बार ऐसा किया जरूर, पर एक दिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और ऐसा धक्का मारा कि दूर जा गिरा। वो दिन और आज का दिन उसकी दोबारा हिम्मत नहीं हुई। उसने कहा, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, नशा तो इन लोगों के लिए एक बहाना है। क्या नशे में कभी किसी पुरुष ने अपनी माँ या बहन को हाथ उठाया है? नहीं। अपनी माँ, बहन, बेटियाँ, बहू के प्रति अति संवेदनशील होने के वाले पुरुष भी अपनी पत्नी के लिए संवेदनहीन हो जाते हैं। शायद ये पुरुष लोग स्त्री जाति पर हाथ उठाकर ही अपना वर्चस्व स्थापित करने की चेष्टा करते हैं और अपने अहम की संतुष्टि करते हैं। उसकी बेबाक बातें सुनकर मैं उसका मुंह देखती रह गई। ना कोई शिकवा शिकायत, ना किसी से सहारे की याचना, ना समाज सेवा संस्थाओं का बीच बचाव, ना पंचायत का हस्तक्षेप, ना रिश्तेदारों की दखल अंदाजी, ना कोर्ट कचहरी के चक्कर। बस अपने ही बलबूते पर अपने अस्तित्व, अपनी गरिमा, अपनी असमता को बनाए रखने। सबसे बड़ी बात, हमारी मध्य वर्गीय अभिजातीय वर्ग या कथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग की महिलाएं जिस मानसिक शारीरिक उत्पीड़न को सहकर भी लोग लाज के भय से बड़ी सफाई से छिप जाती है या नकार जाती है, उसने बिना किसी लाग लपेट के सब कुछ उघाड़ कर रख दिया। इस प्रकार वो मुझे नारी सशक्तिकरण का साक्षात रूप दिखाई दिए। सच में कितनी गलत थी मैं उसे आज तक अबला लाचार ही समझती रही, पर उसने मुझे समझा दिया कि जीवन जीवटता जीने में है, जीवन से भागने में नहीं। यह संसार वैसे नहीं चलता जैसे हम संसार चाहते हैं। यह बात सर्वथा सत्य है, पर अपने जीवन पर तो हमें पूरा अधिकार है। कोई भी रिश्ता जीवन से बड़ा नहीं होता, इसलिए किसी भी रिश्ते को जीवित रखने के लिए स्वयं को खत्म कर देना समझदारी नहीं है। समझौता तभी तक करना चाहिए जब तक तुम्हारे अस्तित्व पर चोट नहीं आए। शायद यही नारी का सच्ची आज़ादी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।